सभी को नमस्कार। विषय में बहुत क्लियरली बताया गया है कि ज्वर में हमने कहा कि ज्वर की चिकित्सा को लिया जाए। ज्वर की चिकित्सा करने के लिए 3 उद्देश्यों को हमें मूलतः पालन करना चाहिए। ज्वर के हेतुओं में कल हमने रेफरेंस आपको बताया था, चरक विमान स्थान अध्याय 5, उसमें रसव सोतो दुष्टि के लक्षणों को जब हमने देखा या हेतुओं को जब देखा तो हमें प्राप्त हुआ कि गुरु, शीत, अति स्निग्ध, अतिमात्रा, समशन, चिंतन और चिंता इसके मूलतः हेतु हुए। रसव सोतस के ब्लॉक होने के 3-4 तरीके थे, जिसमें आपने देखा कि चरक विमान स्थान अध्याय 5 में ही जब हम उसे रीड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा कि हमें अति प्रवृत्ति और संग ऐसा होने के चांस है। जो आप हेतु सेवन करते हैं उसमें संग होना यानी कि अवरोध होना बहुत ज्यादा कोशिश हो सकती है कि ऐसा हो कि अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट हो। जब हम माधव निदान को देखते हैं वहां पर भी माधव निदान ने संप्राप्ति अवरोधात्मक बताई है मिथ्याहार विहार के सेवन करने से। तो मिथ्याहार विहार का एक्चुअली प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? मिथ्याहार विहार का प्रैक्टिकल मीनिंग यह है कि उसको सब कैटेगराइज किया फिर से चरक ने गुरु, शीत, अति स्निग्ध, अति मात्रा में। कल हमने उसमें बारे में चर्चा करी थी, गुरु किस तरीके से लेना है उसकी डाइट प्लान से, शीत को किस तरीके से एलिमिनेट करना है उसकी डाइट प्लान से, अति स्निग्ध को कैसे एलिमिनेट करना है उसकी डाइट प्लान से, स्निग्ध को कैसे एलिमिनेट करना है उसके डाइट प्लान से, उसे समशन करने की प्रक्रिया को कैसे एलिमिनेट करना है, उसे कैसे समझाना है कि इन निदानों का परिवर्जन करें, और साथ साथ में चिंता को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, उसका डी स्ट्रेस फॉर्मुलेशन क्या है, और चिंतन को कैसे कम करके उसमें रसव सोतो दृष्टि के जो हेतु क्रिएट हो रहे हैं जो कि एक संप्राप्ति क्रिएट करने वाले हैं उनको कैसे रोका जाए, इस पे हमने कल चर्चा करी। वो चर्चा आज भी जारी रहेगी क्योंकि जब नव ज्वर और कफ ज्वर के बारे में बात करते हैं तो हेतु सेम रह जाते हैं। लक्षणों में जब बात करी जाती है तो रसव सोतो दृष्टि के जो लक्षण हैं जैसे ज्वर कहा गया है, उस ज्वर के साथ में अश्रद्धा, अविपाक, गुरुत्वम उदरस्य, हृदय अविशुद्धि, आस्य अविशुद्धि, तंद्रा, आलस्य। अब ये जो शब्द कह रहे हैं कि हृदय अविशुद्धि, हृदय में भारीपन लगना, आस्य अविशुद्धि, इसका में क्लीन टाइप का मुंह नहीं लगना, गुरुत्वम उदरस्य, पेट में भारीपन लगना, तंद्रा का बार बार आना, आलस्य का बार बार रहना, हमें आलसी कंडीशन लगने लगती है कफज ज्वर में। नव ज्वर में भी यही अवस्था क्रिएट होती है। दोषों का प्रवर्तन नहीं होना, दोषों की जो मूल एक्टिविटीज हैं जैसे कि श्वास उश्वास नॉर्मल एक्टिविटी है वायु की, पित्त की पचन एक्टिविटी है, कफ की गुरुत्व एक्टिविटी है, इन सब में उनकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं या फिर उनकी जो क्वालिटीज हैं उनमें अवरोध की संप्राप्ति क्रिएट होना, लालास्राव का बढ़ जाना कफज ज्वर में आता है। तो हम कफज ज्वर में जब हमने हेतुओं को देखा तो रसव सोतो दृष्टि के लक्षणों को हम देख रहे हैं। लालास्राव, रिल्लास, ये लक्षणों के साथ में पेशेंट हमारे सामने आता है। वो बोलता है कि मेरे को पूरी में हैवी गुरुत्वम सुप्तम गुरुत्वम च गात्राणाम, हमारी पूरी बॉडी में हैवीनेस आ जाती है। बहुमूत्रता, कई बार पेशेंट आके ये कंप्लेन करता है कि मुझे एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, बॉडी बहुत ज्यादा हैवी लग रही है और हमारी बॉडी में जो आम मल है मतलब वो ज्यादा निकल रहा है, हमारी बॉडी से पचन जो है वो कंप्लीट नहीं लग रहा, हमें डिस्टर्ब फील आ रही है। तो ये 2 सेगमेंट हमने कंप्लीट करे, हेतुओं का और लक्षणों का। अब हम जब चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा में बहुत क्लियर ये सिचुएशन होती है कि चिकित्सा किस तरीके से की जाए। कल हमने जब चर्चा करी थी तो ये हमें ज्ञात हुआ था कि चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में लंघन को मूल चिकित्सा ज्वर के लिए माना गया है। रसव सोतस की मूल चिकित्सा लंघन को लिया। अब यहां पर जब हम कफज ज्वर के बारे में स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो कफज ज्वर की जब चिकित्सा हमने देखी तो उसको फिर से हम डिवाइड करेंगे शोधन, शमन और आहार के रूप में। तो शोधन के रूप में जब हम देखेंगे तो शोधन में कफज ज्वर के लिए स्पेसिफिकली जब हम चरक चिकित्सा को देखते हैं तो वहां आंसर मिलता है चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 228 एंड 229 में। हमें ये क्लियरली पता चलता है कि वमन के लिए कौन से द्रव्यों का इस्तेमाल करना है उसके बारे में आया है। तो वमन का रेफरेंस आया है बहुत क्लियरली चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 228 एंड 229। कौन से द्रव्यों से वमन करें इसका इंडिकेशन डायरेक्टली आपको मिलेगा। साथ ही साथ जब हम और भी उत्तरार्ध के अध्यायों को देखते हैं और तंत्रुक्तियों के माध्यम से अतिदेश तंत्रुक्ति से चरक सिद्धि स्थान अध्याय 3 में जाते हैं तो अध्याय 2 में जाते हैं तो हमें इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वमन में
इंडिकेशन अवस्था में नवज्वर अवस्था और कफत ज्वर की अवस्था प्राप्त होती है। तो नवज्वर अवस्था में वमन इज इंडिकेटेड, देन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द शोधन लंघन, दैट इज वमन, बाय टू रेफरेंसेस, चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 228-229, बाय विच द्रव वी शुड गो फॉर वमन। सेकेंडली चरक सिद्धि स्थान अध्याय 2, जिसमें नवज्वर की चिकित्सा के रूप में वमन का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। ऐसे 2 रेफरेंसेस के साथ बाय द यूज ऑफ संहिता हम डायरेक्टली वमन को प्लान कर सकते हैं। वमन को प्लान करने की जो विधि है उसको स्पेसिफिकली चरक कल्पस्थान अध्याय 1 में आप देखें तो स्टेप बाय स्टेप विद द एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर ऑफ वमन, बहुत क्लासिकली मेंशन है कि आपको वमन में क्या करना चाहिए, पहले मंगल आचरण किस तरीके करना चाहिए। स्नेहपान के योग्यों में अगर आप जाएंगे तो चरक सूत्रस्थान अध्याय 13 में आपको स्नेहपान के योग्य में भी अवस्था मिलेगी कि वमन इन कंडीशन में नवज्वर अवस्था में देना चाहिए। तो चरक सूत्रस्थान अध्याय 13, चरक कल्पस्थान अध्याय 1, चरक सिद्धि स्थान अध्याय 2, चरक चिकित्सा अध्याय 3, इन सभी को क्लब करके अगर आप देखें तो सब जगह रेफरेंसेस बिल्कुल मैच करते हैं और क्लियरली मेंशन होता है कि वमन कैन बी यूज इन द केस ऑफ नवज्वर अवस्था एंड दिस इज द प्राइमरी शोधन काइंड ऑफ लंघन, और इसे ट्रीटमेंट मॉड्यूल में यूज किया जाए। इसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो चरक सूत्रस्थान अध्याय 22 में जाएं, फिर भी लंघन के जो प्रकार हैं वहां पर वमन में अगेन यू विल फाइंड नवज्वर। वेरी क्लियरली आप नवज्वर में वमन को प्लान कर सकते हैं। प्लान ऑफ एक्शन स्नेहपान करके आप उसे प्रॉपर जाएं। एक बात जरूर ध्यान रखें कि आम अवस्था में वमन नहीं देना है, पहले उसे दीपन पाचन के लंघन को यूज करना है और देन वी हैव टू प्लान फॉर वमन। इसमें कौन कौन से द्रव्य इस्तेमाल हो रहे हैं इनका रेफरेंस चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 228-229 में बहुत क्लियरली मेंशन है। मदन फल, इंद्रयव और उष्ण जल के साथ में मधु के शरबत के को इस्तेमाल करा जा सकता है। इक्षु रस का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द वमन। ये वामक द्रव्यों में शमन लंघनों का इस्तेमाल, क्षय की अवस्था में किसी भी प्रकार का लंघन इस्तेमाल ना करें, ये भी इंडिकेशन आया है। स्वेदन को अब जो इसका मूल स्वरूप है चिकित्सा का नवज्वर का, उसमें लिखा है लंघनम स्वेदो कालो यवागु तिक्तको रसः। तो लंघन में हमने 2 डिवीजन किए, शोधन लंघन, शमन लंघन। शोधन लंघन का रेफरेंस हमने वमन के रूप में लिया, उसका इस्तेमाल हमने किया। शमन लंघन में बहुत क्लियरली है दीपन पाचन औषधियों का इस्तेमाल करना है। दीपन और पाचन के लिए अगर आप दीपनी महाकषाय चरक सूत्रस्थान 4 जाएं तो आपको औषधियों का समूह मिलेगा। पाचन के लिए आपको तिक्त रस चाहिए तो उसका इस्तेमाल आप चरक विमान स्थान अध्याय 1 रसकल्पी में तिक्त रसों का इस्तेमाल करने की लिस्ट आपको प्राप्त होगी। आप उन दोनों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एंड यू कैन गो डायरेक्टली फॉर द दीपन एंड पाचन बाय दीज 2 ड्रग्स, है ना। इस तरीके से जो ड्रग लिस्ट है उसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ स्वेदन का जब हम रेफरेंस देखते हैं तो स्वेदन का रेफरेंस है चरक सूत्रस्थान अध्याय 14। क्लियरली 25वें और 26वें में वहां रुक्ष स्वेद करने के लिए कहा गया है, तो यहां रुक्ष स्वेदों का इस्तेमाल करते हुए हम नवज्वर में इसका इस्तेमाल करें, रुक्ष द्रव्यों का पालन करें। अगेन द रेफरेंसेस चरक सूत्रस्थान अध्याय 14 श्लोक नंबर 25-26, यहां पर रुक्ष स्वेदों का इस्तेमाल करें। काल का मतलब इन्होंने बताया है कि 10 दिनों तक आप इन सब चीजों में लंघन का इस्तेमाल करते हुए इसका लाभ लें। चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 165, चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 165 क्लियरली काल के बारे में बताया कि आप 10 दिनों तक पाचन का इस्तेमाल करें और दीपन पाचन और वमन का प्लान करते हुए उसका शोधन और लंघन का प्रयोग करें। तो लंघन, स्वेदन, कालो, यवागु का रेफरेंस कई जगह पर आया है। यवागु को बनाने की विधियां भी कई जगह पर आई हैं। तो यवागु का इस्तेमाल जब हम देखते हैं तो वमन और लंघन के बाद, मतलब कि शमन लंघन और शोधन लंघन के बाद, उस काल खत्म होने के बाद आप यवागु पान सेवन करवाना उस पेशेंट को शुरू कर सकते हैं। यवागु से उसकी अग्नि जो है वो दीप्त रहेगी, उसमें फायदे रहेंगे। लेकिन रेफरेंस कहां से लें? रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं चरक सूत्रस्थान अध्याय 2 श्लोक नंबर 18। डायरेक्टली अग्निदीपन की यवागुओं का वर्णन वहां पर आया है, जिसमें लाभकारी बात यह है कि सिंपल पंचकोल का इस्तेमाल करते हुए यवागु का निर्माण करें और उस यवागु के निर्माण से इस पेशेंट में आप लाभ ले सकते हैं। तो देन वी आर हैविंग 3 प्लान्स। पहले आप वमन करवाएं, फिर लंघन का इस्तेमाल करें, इमीडिएटली उसको कितने दिनों तक स्वेदन देना है, उस स्वेदन का लाभ लेने के बाद आप 10 दिनों के इस पीरियड के बाद आप यवागु सेवन भी चालू कर सकते हैं और पैरेलली भी आफ्टर वमन एंड लंघन यू कैन स्टार्ट द यवागु। यवागु के सेवन में आपको षडूषण पंचकोल का इस्तेमाल आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये कब तक करें?
ये आपको ध्यान रखना है कब तक यूज करना है, जब तक ज्वर के लक्षण मृदु मतलब कि कम ना हो जाए। ज्वर के लक्षणों को हमने कल भी देखा था कि देह के रूप में देखें, इंद्रियों के रूप में देखें और मन के रूप में देखें। इन सभी में मूल रूप से संताप अगर मृदुता ले ले तो आपको वहां तक यवागु का सेवन करना चाहिए। एक्सेप्शनली मदात्य से उत्पन्न वाले ज्वर में बिल्कुल भी यवागुओं का इस्तेमाल ना करें। ग्रीष्म ऋतु में यवागुओं का इस्तेमाल कम करें। ये दोनों चीजें, और ऊर्ध्व रक्त पित्त के साथ अगर ज्वर लक्षण क्रिएट हुए हैं तब भी यवागु का इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ अब अगला वर्ड है यवागु के बाद तिक्त को रसा। तिक्त रस कहां से यूज करें, तो रेफरेंसेस चरक विमान स्थान अध्याय 1, तिक्त स्कंद के औषधियों का वहां से डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। सेकेंडली जो तिक्त रस की औषधियां हैं, चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 200, विषम ज्वर में आने वाली औषधियों में सभी तिक्त रसात्मक हैं। अब अंत में आया है कषाय पान का इस्तेमाल करें। कषाय पान कौन कौन से हैं, रेफरेंसेस आए चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 207 और 214, 207 एंड 214 तक अगर आप देखें तो बहुत अच्छे से वत्सकादिक्वात, त्रिफलादिक्वात, शट्यादिक्वात और बृहत्यादिक्वात, ऐसे 4 रेफरेंस चरक चिकित्सा अध्याय 3 में स्पेसिफिकली कषायों का यूज करने के लिए आपको आए हैं। वेन टू यूज कषाय, जब अपनी अग्नि दीप्त कर ली हो, इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। हम प्रोटोकॉल्स डिजाइन करते हैं, बीइंग अ ट्रीटमेंट मॉड्यूल जो हम डिजाइन करते हैं चिकित्सक के रूप में, तो हमने वमन प्लान किया, लंघन प्लान किया, उसके बाद हमने स्वेदन दिया, फिर हमने यवागु पान किया। उस काल के पर्याप्त यवागु सेवन करने के बाद जब अग्नि दीप्त हो गई तो हमने कषाय पान का इस्तेमाल किया, जिसमें वत्सकादि, शट्यादि, इस तरीके से कषायों का पान उस पेशेंट को किया। उसके बाद जो हमें आहार भी डिजाइन करना था वो पूरा कटुतिक्त रसों का कॉम्बिनेशन में, इसकी डिटेलिंग चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 149 154 में बहुत डिटेल में दी है कि आपको कटुतिक्त रसों का इस्तेमाल आपको करना है। कटुतिक्त, इनका इस्तेमाल तभी करना है जब अग्नि दीप्त हो चुकी हो। हर औषधि और आहार में यही है कि आहार को भी औषधि की तरह यूज किया जा पाएगा तब जब आप इन प्रोटोकॉल को स्टेप बाय स्टेप विथ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अगर आप यूज करेंगे तो आपको नव ज्वर की चिकित्सा करना बड़ा आसान रहेगा। नव ज्वर इज वेरी कॉमन, मैंने आपको कहा भी कि हर एक कंडीशन में, हर एक व्याधि के साथ ज्वर जो है एसोसिएटेड सिम्टम के रूप में भी आता है। एक बड़ी व्याधि है, वो किसी भी काल में हो सकता है, चाहे जन्म का काल हो, चाहे वो तरुण अवस्था हो, चाहे वो वृद्ध अवस्था हो। मृत्यु के पहले कभी भी ज्वर आना स्वाभाविक रूप से हो सकता है। ज्वर को एनालाइज करिए, उनके लक्षण समुच्चय को लीजिए, उनके हेतुओं को लीजिए, उनके लक्षणों को समझें कि कौन से नवज्वर के लक्षण अगर इसमें से हैं, जो मैंने आपको लक्षण अभी बताए, उसमें चिकित्सा मॉड्यूल बहुत क्लियर है। लंघनम स्वेदो कालो यवागु तिक्त को रसा, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर हम इस मॉड्यूल को फॉलो करते हैं तो हम नवज्वर पे काफी अच्छा काम कर सकते हैं। द सेकेंड सिचुएशन इज पित्त ज्वर, जो कि हम निज ज्वरों में सेकेंड लेवल पे आए और हमने पित्त ज्वर के बारे में देखा। फिर से इसको 3 भागों में विभाजित करिए, हेतु, लक्षण एंड औषधि। हेतु, अगेन वी हैव टू गो बैक इन चरक में मानसन अध्याय 5। उन हेतुओं में पित्तज हेतुओं को क्लब करें। मूलतः जो अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट होगी, जो कि रसव स्रोतस के ब्लॉक होने से हुई है, वो तो होगी ही, साथ में पित्तज हेतु इसमें क्लब हो जाएंगे तो ये पित्तज ज्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समशनाथ रसवानी दुष्यंती चिंतनम अति चिंतया के साथ साथ आपको पित्तज विकारों के जो पित्तज हेतु हैं उनके भी इसमें आपको क्लब करते हुए पेशेंट में मिलेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा स्पाइसी फूड ले रहा होगा, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का काम कर रहा होगा, बहुत ज्यादा धूप में काम कर रहा होगा, गर्म स्थानों पे काम कर रहा होगा, बहुत ज्यादा डीप फ्राई चीजों का सेवन कर रहा होगा। ऐसे आपको उसके डाइट प्लान्स में से, उसकी एक्टिविटी में से, उसकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन में से आपको एक्सट्रैक्ट करना है कि उसके हेतु क्या हो सकते हैं और उसे डायग्नोस्टिक लेवल पे लाना है। क्योंकि पेशेंट जो आपके पास लक्षणों के साथ आएगा तो कौन से लक्षण होंगे, वो उसका जो वेग होगा ज्वर का वो बहुत तीव्र वेगी होगा, उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही होगी, कई बार वो इररिलेवेंट टॉक कर रहा होगा, जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, इस तरीके की बातें। उसके सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होगी, उसे कई बार चक्कर आ रहे होंगे, अतिसार की हिस्ट्री बता रहा होगा, उसे लूज मोशंस की हिस्ट्री बता रहा होगा और कई बार उसे उल्टी जैसा लग रहा होगा। ऐसे लक्षणों के समुच्चय के साथ पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको वापस बैक टू चरक विमान स्थान अध्याय 5
आपको क्लब करना है कि उसके हेतुओं में उसके एक्चुअली इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसका आहार किस तरीके का है, उसकी मानसिक अवस्था क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है यानी कि विहार क्या है, इन तीनों को एक्सट्रैक्ट करके क्लब करें और ये पक्का करें कि ये लक्षण, ये जो भी लक्षण है, जैसे कि तीव्र वेगी ज्वर जो अवस्था क्रिएट हो रही है, उसके आहार में अगर विदाही अन्नपान का बहुत ज्यादा सेवन है, साथ साथ में वो गुरुता के साथ में करता है। कई लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी नॉनवेज खाते हैं और उनकी डे टू डे लाइफ में रहता है, स्पाइसी फूड खाते हैं अलॉन्ग विद पनीर, बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ में रहता है। कई बार विदाही अन्नपानानी स्निग्धानी, स्निग्ध चीजों का, डीप फ्राई चीजों का बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, उष्ण चीजों का बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, उष्ण द्रव का बहुत ज्यादा। कई बार चाय की हिस्ट्री इतनी रहती है कि 4-4, 5-5 बार दिन में चाय पीते हैं। चाय ना अगर पी रहे हो तो ग्रीन टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके 4-4, 5-5 बार बहुत गर्म गर्म चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सूप्स का एक्सेसिव इंटेक करते हैं। देखिए, एक्सेसिव इंटेक भी प्रॉब्लमेटिक है। कुछ मात्रा में यूज करना और बहुत मात्रा में यूज करना, अगर बहुत मात्रा में यूज करके उसे ये लक्षण आ रहे हैं तो वो इसका हेतु बन चुके हैं। तो इन हेतुओं को क्लब करिए उनके लक्षणों के साथ और उसके बाद उसका चिकित्सा स्वरूप सोचिए। दिस HLA ट्राइंगल, हेतु, लक्षण एंड औषधि, इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब फिर से हम चिकित्सा में आते हैं। द डिवीजन इज अगेन शोधन, शमन एंड आहार। शोधन में फिर से हमें डिवाइड करना है कि शोधन लंघन का प्रकार ही होना चाहिए, क्योंकि रसवा स्रोतस दृष्टि इसमें प्राइमरली है। तो प्राइमरी बेसिस पे हमें ये जानना चाहिए कि शोधन लंघन कौन सा होगा। तो शोधन लंघन जैसे कि बताया कि विरेचन का इस्तेमाल करना है। विरेचन का रेफरेंस जो यहां पर आया चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 231, इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि हमें विरेचन किन किन द्रव्यों से करना चाहिए। मुनक्के का सिंपल ड्रग्स यूज करें हैं। मुनक्का और आंवले का स्वरस को यूज करें, अमलतास और दूध को यूज करें, मुनक्का और हरितकी का यूज करें। सिंपल इन ड्रग्स के माध्यम से आप उसे विरेचन प्लान कर सकते हैं। विरेचन प्लान करने से पहले हम देखें कि उसमें आम अवस्था तो नहीं है। स्नेहपान करवाएं, स्नेहपान करने से पहले उसे दीपन पाचन दें। दीपन पाचन के लिए अगेन मैंने आपको रेफरेंस बताया, 2 तरीके से आप मेडिसिन को क्लब कर सकते हैं। चरक सूत्र स्थान अध्याय 4 महाकषाय में दीपनी महाकषाय की मेडिसिन से दीपन दे सकते हैं, या फिर आप जाएं तो चरक विमान स्थान अध्याय 1, वहां पर तिक्त स्कंद की औषधियों से भी आप उसका इस्तेमाल करके उसे दीपन पाचन में ले सकते हैं। आफ्टर दिस, दीपन पाचन करने के बाद उसे स्नेहपान प्लान करें। चरक सूत्र स्थान अध्याय 13। स्नेहपान की विधि में बहुत क्लियरली मेंशन है, आम अवस्था में स्नेहपान नहीं दें। आम अवस्था कंप्लीट होने के बाद उसका स्नेहपान मॉड्यूल दें। घी सिलेक्ट करने के लिए भी आपके पास पिप्पल्यादि, वासादि, बलादि और चंदनादि घृत, चरक चिकित्सा अध्याय 3 में वासादि, बलादि, पिप्पल्यादि, इन रेफरेंसेस के साथ क्लियरली मेंशन है कि आप इन घृत का भी डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बलादि और चंदनादि आप पित्तज अवस्थाओं में आराम से यूज कर सकेंगे, उनका यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे। सो आफ्टर दिस, ये हमारे शोधन जो प्रक्रिया थी उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया कि शोधन में आपको विरेचन यूज करना है इन द केस ऑफ पित्तज ज्वर। इसके जो और द्रव्य हैं चरक सूत्र स्थान अध्याय 2 में मिलेंगे। चरक सिद्धि स्थान अध्याय 2 में आपको यह प्राप्त होगा कि पित्तज ज्वर की अवस्था में विरेचन इज इंडिकेटेड। चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 231 में भी इंडिकेशन आएगा कि आप वहां पर विरेचन दे सकते हैं। विरेचन द्रव्यों का इस्तेमाल करने में ज्वर के लिए जो इंडिकेटेड अवस्था है चरक कल्पस्थान अध्याय 7 से लेकर 12 तक जब विरेचन द्रव्य बताए गए तो कई बार अलग अलग फॉर्मुलेशन से इसको ट्रीटमेंट मॉडलिटी आई है कि आप कैसे कैसे द्रव्यों से इसमें इस्तेमाल करें। एक छोटा सा रेफरेंस है अमलतास का दूध के साथ, वो जो रेफरेंस है वो चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 231 में क्लियरली मेंशन है कि आप इन द्रव्यों से विरेचन दे सकते हैं। सो द इजी थिंग इज शोधन में लंघन, विरेचन। नाउ शोधन के पश्चात शमन का इस्तेमाल। शमन में जो मैंने अभी आपको बताया कि आप पिप्पल्यादि घृत का शमन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वासादि घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, बलादि घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदनादि घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। द रेफरेंस इज अगेन चरक चिकित्सा अध्याय 3। ये चारों घृत का आप शमन मात्रा में, शमन और शोधन मात्रा में फर्क होता है कि शमन मात्रा जो है आपको औषध सेवन काल में मध्यम मात्रा में इसका सेवन कराना है। उसमें आपको भोजन के बाद घृत का इस्तेमाल करते हुए औषधि का पान कराएं और ये लगातार निरंतर जब तक ज्वर के लक्षण है तब तक दिया जा सकता है। जैसे पित्त ज्वर के लक्षण खत्म होंगे तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू विड्रॉ द घी। उसके बाद कषाय सेवन में मधुकादि कषाय और वत्सकादि कषाय का भी रेफरेंस चरक चिकित्सा अध्याय 3 में आया है। वत्सकादि कषाय एंड मधुकादि कषाय।
मधुकादि शीत कषायों का वर्णन आया है। कषाय सेवन अगेन आम अवस्था जब हट जाए, अच्छे से दीपन कर चुके हो, तो कषायों का सेवन करने से ज्वर के लक्षण भी मुक्त होंगे, आपको बल की प्राप्ति भी होगी। दोनों तरीके से आप कषायों का सेवन कर सकते हैं। नाउ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ पित्तज ज्वर। वातज ज्वर अवस्थाओं में भी लक्षणों का समुच्चय, निदान का समुच्चय अगेन हमें वहीं से लेना है। चरक विमान स्थान अध्याय 5 को ना भूलें। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखें कि ज्वर की मूल संप्राप्ति अवरोधात्मक है, जो कि क्रिएट हुई थी रस व स्रोतस के ब्लॉकेजेस से। उसके हेतु हैं गुरु शीत अतिस्निग्धम अतिमात्रम संशनात् रसवानी दुष्यंती चिंतनाम अति चिंतया। ये प्राइमरी फैक्टर्स को लेते हुए वातज के जो वातज कंडीशन के जो वात के इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं उनको देखें कि व्यक्ति बहुत ज्यादा भार को तो नहीं उठा रहा, लगातार काम में तो नहीं लगा है, लगातार पैदल तो नहीं चल रहा, लगातार भूखा तो नहीं रह रहा, साथ में जब भी खाना खा रहा है तो गुरु आहार तो नहीं ले रहा। इन चीजों को क्लब करते हुए अगर वात का अवरोध क्रिएट होगा रसवा स्रोतस में, तो वातज ज्वर की संप्राप्ति क्रिएट करेगा। उसके लक्षणों में भी वात के क्लब लक्षण ज्वर के साथ में मिलेंगे, जिसमें कि बहुत ज्यादा जमाई आना और बहुत ज्यादा दर्द होना। ये पेशेंट बताएगा कि बहुत ज्यादा दर्द के साथ में बुखार है, बहुत बार बार जमाई आ रही थी, फिर अब बुखार आने लगा। तो इन अवस्थाओं के साथ में पेशेंट आपके सामने आएगा। साथ ही साथ आप में ये वातज ज्वर एक लौती ऐसी अवस्था है जिसमें शोधन के पूर्व अभ्यंग के रेफरेंस हमें मिलते हैं। अभ्यंग के रेफरेंसेस में आप देखें तो चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 279 में अभ्यंग का डायरेक्ट यूज करने के लिए कहा है। चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 279, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन देन यू कैन यूज अभ्यंग इन द केस ऑफ ज्वर। वातज ज्वर में इसका इस्तेमाल करें, उसका लाभ लें। स्वेदन करने के लिए यहां पर वातज अवस्था है तो स्निग्ध स्वेदों का सेवन करें, लेकिन ये जान लें कि उसमें आम अवस्था नहीं होना चाहिए, वो पचा हुआ ज्वर होना चाहिए, निराम अवस्था क्रिएट हो जानी चाहिए ज्वर की। इसमें आमता के कोई भी लक्षण नहीं हो। आमता के लक्षण जब आपको रहेंगे तो आपको वो लक्षण आमवात के सामान्य लक्षणों के तरह दिखेंगे, तो वहां पर स्वेद का अवरोध हो जाएगा, शरीर में भारीपन लगेगा, पेट में भारीपन लगेगा, उदरस से गुरुता लगेगी, गात्र में गुरुता लगेगी, बहुत ज्यादा भारीपन लगेगा। इन लक्षणों के साथ में पेशेंट अगर नहीं है और वातज ज्वरों के लक्षण के साथ में, तभी आप वहां पर स्निग्ध स्वेद और स्नेहन अभ्यंग इनका इस्तेमाल करेंगे। वस्तियों का रेफरेंस भी चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 172 में निरूबस्तियों का रेफरेंस, और चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 170 में अनुवासन बस्तियों का रेफरेंस आपके सामने आएगा। निरूबस्तियों में जब आप देखेंगे तो गुड़ुच्यादि निरू, पटोलादि निरू और आरगवदादि निरू, ऐसे 3 रेफरेंस आपके सामने आते हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। गुड़ुच्यादि निरू, पटोलादि निरू, आरोग्यवदादि निरू, इनका इस्तेमाल आप करें। आरगवदादि निरू का आप इस्तेमाल पित्तज कॉम्बिनेशन में वात पित्त अवस्था में, पटोलादि का आप वात कफज अवस्थाओं में, और गुड़ुच्यादि का वात पित्तज अवस्थाओं में इस्तेमाल करें और इसका लाभ लें। और ऐसी द्वंद्वज अवस्था और साथ साथ स्पेसिफिकली वातज ज्वर में आप डेफिनेटली निरूबस्ती को योग बस्ती के फॉर्मेट में यूज करें, जैसे कि हम लोग करते भी हैं वातज ज्वर के साथ जब पेशेंट आते हैं। और ऐसी अवस्थाओं में जब पेशेंट रहते हैं कि ज्वर भी है और वात का भी प्रकोप हुआ है, दैट स्पेसिफिक वातज ज्वर अवस्था, जिसमें हम गुड़ुच्यादि, पटोलादि और आरगवदादि का यूज करते हैं। गुड़ुच्यादि का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अनुवासन बस्तियों में जीवंती आदि, पटोल आदि और चंदन आदि, इनको हम अनुवासन बस्ती के रूप में 120 ml जो कि शास्त्रोक्त मात्रा उसका इस्तेमाल करते हैं। डे 1, डे 2, डे 4, डे 6 एंड डे 8 इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं अनुवासन बस्तियों का। चंदन आदि, पटोल आदि और जीवंती आदि, इन तीनों ऑयल में से कोई सा भी ऑयल हम निर्मित करते हैं और उसका यूज करते हैं। चंदन आदि ऑयल मार्केट में भी अवेलेबल है। साथ साथ में हम जब निरूबस्तियों का इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट को खाली पेट रखते हैं, डे 3, डे 5, डे 7 ऐसे 8 दिन की मॉडलिटी बना के ऐसा ट्रीटमेंट शेड्यूल डिजाइन करके उसे हम देते हैं इन द केस ऑफ वातज ज्वर। शमन में कषाय का सेवन, जैसे आपको बताया था, वत्सकादि कषाय, बृहत्यादि कषाय, इनका इस्तेमाल हम करते हैं आफ्टर शोधन एंड शमन बस्तियां। ये जो हम 8 दिन का मॉड्यूल बताते हैं, उसके बाद में हम कषाय सेवन पान करवाते हैं। उसके बाद जब ऐसी अवस्था आती है कि हम और बल देना है तो हम घृतपान का इस्तेमाल करते हैं। शीरपाक का इस्तेमाल चरक चिकित्सा अध्याय 3 में आया है, और मांस रस का सेवन करने का भी रेफरेंस चरक चिकित्सा अध्याय 3 में आया है। इन तीसरे अध्याय में से इन चीजों का स्पेसिफिक एक्सट्रैक्शन करके
मांसरस कब यूटिलाइज करना है, शीरपाक का कब यूटिलाइज करना है। शीरपाक की अवस्था में बहुत स्पेसिफिक है कि जब बल देना है और निराम अवस्था रहे। मांसरस में जब वात का अत्यधिक प्रकोप हो गया हो और पेशेंट क्षय की अवस्था में जा रहा हो तब आप मांसरस का इस्तेमाल करें। मांसरस निर्माण करने की विधि जो है हम शारंगधर का यूटिलाइज करते हैं और मांसरस का सेवन करने से उसको लाभ भी होता है। घृत पान करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पिप्पले आदि घृत का वर्णन आया, जो कि पाचन भी करता है, वात का शमन भी करता है और ग्रहण भी करता है। साथ साथ में कषायों का सेवन बहुत स्पेसिफिकली यूज करने के लिए आया है। कषाय का सेवन में ध्यान रखें कि अग्नि दीप्त होनी चाहिए और कषायों को पचाने में सक्षम होनी चाहिए। इसी तरीके से कफत ज्वर, पित्तज ज्वर और वातज ज्वर की संप्राप्ति और चिकित्सा को आज हमने डिस्कशन किया। सेफ रहें, घर में अपने पूरे 21 दिनों का इस्तेमाल करें, आयुर्वेद दिनचर्या का पालन करें, आयुर्वेद का लाभ लें, दूसरों को भी उससे लाभ करवाएं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को आयुर्वेद दिनचर्या किस तरीके से पालन करनी चाहिए, उसके इस्तेमाल से आप ज्वर में और अन्य जो लक्षण उनको क्रिएट हो रहे हैं उसको भी दूर कर सकते हैं। इन सभी आशाओं के साथ ही साथ अगर आप वैद्य बन रहे हैं या वैद्य बन चुके हैं तो अपने वैद्य धर्म का पालन करते हुए संपूर्ण जन सामान्य की सहायता करें और उसे सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज जरूर दें कि कृपया घर से बाहर ना निकलें। इस इंक्यूबेशन पीरियड में अगर आपने अपने राष्ट्र के सहयोग किया तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। और साथ ही साथ पिटीशन को साइन करके आयुर्वेद पद्धति को के माध्यम से इस महामारी में जो भी काम हो सकता है उस लाभ के लिए आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।